गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। बेटा आज हम पढ़ेंगे नाइन्थ क्लास का फोर्थ चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, हमारे नाइन्थ क्लास में टोटल 4 चैप्टर है। मैटर फर्स्ट चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग। सेकंड चैप्टर है हमारे पास इज मैटर अराउंड अस प्योर। थर्ड चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। फोर्थ चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के अंदर बच्चों इस चैप्टर का जो लिंक होता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम से होता है थोड़ा बहुत। तो मुझे पता है कि थोड़ा बहुत आप लोगों को बेसिक्स पता होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। नहीं पता होगा तो थोड़ा बहुत हम यहाँ पर डिस्कस भी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द फोर्थ चैप्टर्स इन द क्लास 9th, दैट इज द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की कहानी क्या क्या बयां करती है। देखिए, आपको पता है कि अलग अलग साइंटिस्ट ने अपना अपना अलग अलग कंट्रीब्यूशन दिया एटम्स को बनाने में, एटम्स के बारे में आइडेंटिफाई करने के लिए। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने क्या क्या बोला कि जैसे महर्षि कणाद, जो इंडियन फिलोसोफर थे महर्षि कणाद, वो बोलते थे कि जो मैटर होती है वो टाइनी पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। ठीक है, अच्छी बात है। टाइनी पार्टिकल से, टाइनी का मतलब है बच्चों छोटे छोटे पार्टिकल, वेरी वेरी स्मॉल, जिसकी रेडियस बहुत कम होती है। ठीक है, मान लेते हैं। ठीक है, तो उन पार्टिकल्स को आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। उन पार्टिकल को बच्चों क्या कर सकते हैं, फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। अगर उन पार्टिकल को आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते तो उनको डॉल्टन भी एक साइंटिस्ट था, मतलब बोल सकते हैं केमिस्ट्री का भगवान, क्योंकि डॉल्टन्स के बारे में बहुत सभी स्टूडेंट जानते हैं। डॉल्टन ने क्या बोला कि उन पार्टिकल्स को, डॉल्टन ने बोला कि इनको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। जो भी टाइनी पार्टिकल आपको मिले जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, जो भी मैटर हैं, ठीक है, उनको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड द इंडिविजिबल। इसको क्या बोलते हैं हम, इंडिविजिबल बोलते हैं। ठीक है, इंडिविजिबल का मतलब होता है विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। जो एटम होते हैं बाद में पता लगा थ्योरी, और जब रिसर्च होती कि बाद में पता लगा वो एटम भी क्या बनाते हैं, कंबाइंड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, वो मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। तो इस चैप्टर का नाम हमारे पास क्या है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो पूरा एटम और मॉलिक्यूल्स के, तो मैटर के जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द थ्योरी हम थोड़ा बहुत लिखते भी चलते हैं ताकि आपको पता लगेगा। इंट्रोडक्शन पार्ट, दिस इज इंट्रोडक्शन। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, इंडियन फिलोसोफर से दैट, इंडियन फिलोसोफर say that matter is made up of, या matter is made up of very tiny particle। बच्चों क्या है, टाइनी पार्टिकल से मिलकर बने हुए। इंडियन फिलोसोफर का नाम लिख देंगे, टाइनी पार्टिकल्स। ठीक है, इंडियन फिलोसोफर हमारे पास कौन था बच्चों, महर्षि कणाद, KNAD, महर्षि कणाद। इंडियन फिलोसोफर्स हमारे पास था महर्षि कणाद। ठीक है, महर्षि कणाद। ठीक है, तो दीज पार्टिकल्स, जो भी ये टाइनी पार्टिकल है, विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। ठीक है, तो डॉल्टन ने क्या बोला बच्चों, डॉल्टन ने जो भी टाइनी पार्टिकल्स थे उसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। These particles which cannot be further divided, किसने बोला ये, जॉन डॉल्टन ने। जॉन डॉल्टन बच्चों, जो जॉन डॉल्टन था एक मतलब से मान सकते हो आप भगवान है केमिस्ट्री का। ठीक है, डॉल्टन ने बहुत आगे हम पढ़ेंगे, डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी भी डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे हम बात करेंगे। ठीक है, डॉल्टन ने इन पार्टिकल्स को क्या बोला, दीज पार्टिकल विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। इसको डॉल्टन ने बोला विच मीन्स इंडिविजिबल, इंडिविजिबल का मतलब ये, इसको अपोस्ट्रोफी में डाल दो,
ठीक है, अपोस्ट्रोफी का मतलब है 66, 99, ठीक है। तो इंडिविजिबल का मतलब क्या होगा बच्चों, जिसको आप फर्दर डिवाइडेड नहीं कर सकते। जिसको डिवाइड नहीं कर सकते उनको डाल्टन ने एक और नाम दिया था, जिनको हम बोलते हैं एटम। क्या बोलते हैं? एटम। तो एटम को आप डिवाइड नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू डाल्टन। डाल्टन एक साइंटिस्ट था, ठीक है, डाल्टन। तो डाल्टन ने उन पार्टिकल्स को बच्चों क्या बोला कि आप उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, मतलब उनको हमने बोला एटम। क्या नाम दिया बच्चों? एटम। बाकी आपको सभी बच्चों, आपको सबको पता है कि एटम को आप डिवाइड कर सकते हैं। थोड़ा बहुत ज्ञान सभी स्टूडेंट में होता है, कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, ठीक है। 7th 8th में भी ये बता देते हैं कि एटम को डिवाइड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। जबकि ये स्टेटमेंट क्या था? गलत था, कि मतलब एटम को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं। बाद में पता चला कि एटम भी जो मैटर के पाइनी पार्टिकल है वो एटम की फॉर्म में भी होते हैं और मॉलिक्यूल के फॉर्म में भी होते हैं, जो इस चैप्टर का अपना बेस है। तो लेट्स, इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म हो गया, तो लेट्स स्टार्ट टू द नेक्स्ट टॉपिक, एटम्स। हम बात करेंगे एटम की। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, एटम्स। एटम का मतलब क्या होता है कि एटम इज ए, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं फिर आगे पढ़ेंगे। एटम इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। एटम इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। एटम क्या होता है? एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है ऑफ एन एलिमेंट which can take part in a chemical reaction, which can take part in a chemical reaction, ठीक है। which can take part in a chemical reaction, सिंपल सी बात है। देखो दो चीजें आई है यहाँ पे बच्चों, एक तो आया है, देखो क्या है, एक तो कि एलिमेंट, ठीक है, और एक आया है केमिकल रिएक्शन। दो चीजें देखो, हर अगर आप डेफिनेशन लिख रहे हैं तो आपको हर डेफिनेशन का मतलब आपको पता होना चाहिए बच्चों। तो एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो एलिमेंट पढ़ा है मैटर वाले चैप्टर में आपने। एलिमेंट इज ए प्योर सब्सटेंस। थोड़ा सा मैं यहाँ पे ये डेफिनेशन इसकी होगी, थोड़ा सा मैं एलिमेंट के बारे में लिख देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपका रिविजन हो जाए। एलिमेंट क्या होता है? इट इज ए प्योर सब्सटेंस, इट इज ए प्योर सब्सटेंस, ठीक है। थोड़ा सा रिवीजन हो जाए बच्चों आपका, इसलिए मैं बात कर रहा हूं। इट इज ए प्योर सब्सटेंस विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इनटू, ठीक है। एलिमेंट प्योर सब्सटेंस होते हैं, प्योर फॉर्म में होते हैं। एग्जांपल भी देखेंगे। देखो डेफिनेशन में अगर आ रहे हैं, लिखे हुए हैं दो चीजें, तो आपको इनका मतलब भी पता होना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैं बता रहा हूं बच्चों, इट इज ए प्योर सब्सटेंस विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस, ठीक है। सिंपलर सब्सटेंस लाइक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, ठीक है, ठीक है, सबने नाम सुना होगा, आयरन एटसेट्रा। ये सब क्या है हमारे पास? एलिमेंट है। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन मतलब है इट इज डेराइव्ड फ्रॉम द केमिकल चेंजेस। केमिकल रिएक्शन ये भी पढ़ा है आपने, केमिकल रिएक्शंस से लिंक मिलता जुलता होता है बच्चों केमिकल चेंजेस। जैसे आपने सुना होगा फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, तो केमिकल रिएक्शन के अंदर केमिकल चेंजेस होते हैं, ठीक है। जैसे फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस केमिकल चेंजेस हैं। बर्निंग ऑफ एलपीजी, घर में एलपीजी होता है, घर में क्या होता है बच्चों? एलपीजी का सिलेंडर होता है। एलपीजी का मतलब होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, जिसे हम गैस सिलेंडर जो आते हैं, ठीक है, उस सिलेंडर को आप अगर उस सिलेंडर के अंदर जो भी गैस होती है उसको बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर बनती है। तो ये केमिकल रिएक्शन हो रही है, मतलब जो एटम होंगे वो कहाँ पार्टिसिपेट करेंगे? केमिकल, विच कैन टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन में। हम आगे हर क्लासेस में केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं, तो केमिकल रिएक्शन में एटम ही पार्टिसिपेट करते हैं। और एटम पार्टिसिपेट करते हैं मतलब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ये हम जानते हैं, वेरी वेल, अच्छी तरह से जानते हैं बच्चों। तो इलेक्ट्रॉन ही क्या करते हैं? केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं।
बट अकॉर्डिंग टू डॉल्टन ने तो बोल दिया था कि भैया एटम, जो भी पार्टिकल्स होंगे उन जिनको एटम बोला था, ठीक है, इन पार्टिकल्स को डॉल्टन ने एटम बोला था, उनको आप डिवाइड नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। बट ये गलत स्टेटमेंट था, तो स्टेटमेंट गलत था, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि एटम ही पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस का मतलब मैं समझा चुका हूं। ठीक है, अब एटम, ठीक है, तो एटम के अंदर स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, तो एटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं साइज से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? साइज से, जिसे हम एटॉमिक रेडियस भी बोलते हैं। मतलब एटॉमिक रेडियस का मतलब है न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस। ठीक है, तो साइज ऑफ एटम इज, तो देख सकते हैं जो एटम की साइज होती है उसको एटॉमिक रेडियस से रिप्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं। तो देख लें, द साइज ऑफ एटम is represented by एटॉमिक रेडियस। देखो बच्चों, एटॉमिक रेडियस भी बोल सकते हैं, एटॉमिक रेडियस, या इसको अलग अलग बुक अलग अलग रेफर भी करती है रेडियस को। किसी बुक में रेडियाई भी लिखा होता है, रेडियाई। ठीक है, RADDI, रेडियाई का मतलब होता है रेडियस। रेडियस का मतलब आप जानते हैं डिस्टेंस। इसे फिजिक्स में हम रेडियस को डिस्टेंस से भी मेजर करते हैं। तो जनरली इट इज मेजर्ड इन द नैनो, इट इज मेजर्ड इन नैनोमीटर, इट इज मेजर्ड इन नैनोमीटर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू होती है 1 nm। बेटा नैनोमीटर्स का मतलब होता है स्मॉल nm में लिखना है, कैपिटल N और स्मॉल m नहीं लिखना है। ध्यान रखिए बच्चों, किसी बच्चे ने मान लो नोट डाउन करते समय लिख दिया कैपिटल N और स्मॉल m, ये तो न्यूटन मीटर हो जाता है। फिजिक्स में बताते हैं कि कैपिटल N दैट इज द सिंबल ऑफ न्यूटन। ठीक है, मीटर, स्मॉल m का मतलब मीटर। तो आप आपको हमेशा ध्यान रखिए कि 1 nm लिखना है बच्चों। इसकी वैल्यू जो होती है 10⁻⁹ मीटर। ये लर्न करना है आपको। यू जस्ट हैव मग अप दिस पॉइंट, दिस इज अ 5 स्टार। ठीक है, आपको पता होना चाहिए 5 स्टार का मतलब होता है बच्चों, ये आपको मग अप करना है। यू जस्ट हैव मग अप दिस पॉइंट। ठीक है, 1 नैनोमीटर का इक्वल टू होता है 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, ओके। ठीक है, यहाँ रखें, स्मॉल nm में लिखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, एटम एलिमेंट हो गया, साइज ऑफ एटम हो गया। ठीक है, साइज ऑफ एटम, एटॉमिक रेडियस। इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं बच्चों, जैसे ये न्यूक्लियस का डायग्राम होता है। अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ घूमता रहता है, तो इसकी बीच की डिस्टेंस, इसको मैंने मान लिया r, दैट इज अ एटॉमिक रेडियस। एक एटम की रेडियस, पॉजिटिव चार्ज होता है, दिस इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस, ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस, दैट इज अ एटॉमिक रेडियस। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास एटम्स आते हैं, अब एटम के अंदर एलिमेंट्स भी होते हैं, तो उस एलिमेंट का हम सिंबल्स यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? सिंबल यूज करते हैं। तो सिंबल यूज करने के लिए सबसे पहले बच्चों हमारे पास सिंबल का काम क्या है, सिंबल के काम हमारे पास क्या क्या है वो देख लेते हैं। अभी सिंबल को सबसे पहले यूज किया था डॉल्टन साइंटिस्ट ने। किसने किया था? डॉल्टन ने हमको क्या बताया बच्चों? डॉल्टन ने हमको बताया कि अब डॉल्टन लगभग 19th सेंचुरी में आया था, अप्रोक्सीमेट हम बात कर रहे हैं। तो 19th सेंचुरी में हम बात करते थे, क्योंकि हमारे पास इतना डेवलपमेंट नहीं था, हमारे पास जो डेटा था इनएडिक्वेट था। ठीक है, तो डेटा हमारे पास कंप्लीट नहीं था, रिसर्च चल रही थी, फिर भी डॉल्टन ने इतना काम कर दिया, बहुत अच्छी बात थी। सिंबल्स को बताने के लिए, सिंबल का काम होता है शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, किसी भी एलिमेंट के बारे में आपको आइडेंटिफाई करना है तो सिंबल आप यूज कर लें, उससे आपको हर एलिमेंट के बारे में जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो आप सिंबल को बताने के लिए आप किसी भी एलिमेंट का नाम बोलो, जैसे आपने नाम सुना है हाइड्रोजन। अब हर बार कभी भी कॉपी में लिखेंगे या कहीं भी लिखेंगे तो हाइड्रोजन पूरा वर्ड की फॉर्म में नहीं लिखेंगे बच्चों, हम उसका क्या यूज करेंगे? सिंबल यूज करेंगे। तो सिंबल्स के लिए सबसे पहले डॉल्टन आया, तो डॉल्टन ने बताया आपको
कि डोल्टन बोलता था कि अब उस टाइम की बात है 19 सेंचुरी के आसपास की बात है, तो 19 सेंचुरी में डोल्टन ने बोला कि आप क्या करें बच्चों कि आप अलग अलग टाइप के फिगर बना दें। तो डोल्टन ने फिगर बनाया। तो फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने सिंबल्स के रेस्पेक्ट में बात करी। किसी भी एटम का जो भी एलिमेंट है उसको आप सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें ताकि हमारे लिए कन्वीनियंट हो। हायर क्लास में जब धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, जब रिसर्च होती जाएगी, तो कन्वीनियंट को देखने की प्रेजेंस की मतलब देखने की वजह से हमने इसको आगे प्रोसीड किया। तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है सिंबल। तो सिंबल्स को सबसे पहले सिंबल्स, ठीक है, सिंबल बोलो या सिंबल बोलो, जो भी आपका प्रोनाउंसिएशन है बच्चों। सिंबल क्या होता है? सिंबल मीन्स ए शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फुल नेम ऑफ एलिमेंट, या बोल सकते हैं ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट। क्या बोल सकते हैं? ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, या लिख सकते हैं डेफिनेशन, ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। सिंबल्स का मतलब क्या होता है बच्चों? ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नेम ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन कर दें, वही हमारे पास क्या होता है? सिंबल्स होता है। क्या होता है? सिंबल या सिंबल्स। एक और लिख सकते हैं सिंबल्स मीन्स, या एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं, और इट मीन्स शॉर्ट मेथड फॉर रिप्रेजेंटिंग it means short method for representing the name of element, the full name of element, ठीक है। डेफिनेशन, शॉर्ट हैंड मेथड होता है, शॉर्ट मेथड या शॉर्ट हैंड मेथड फॉर रिप्रेजेंटिंग द फुल नेम ऑफ एलिमेंट, दैट इज अ सिंबल्स। तो सिंबल्स को सबसे पहले यूज किया था डोल्टन ने। क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में बेटा ओलंपियाड में कि सिंबल्स को सबसे पहले किसने बताया था सिंबल्स के बारे में सबसे पहले, तो आंसर विल बी द डोल्टन। ठीक है, हो सकता है कि डोल्टन का जो सिंबल्स थे वो हमारे लिए याद करना हमारे लिए क्या था? डिफिकल्ट था। बट अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि सिंबल्स को सबसे पहले किसने यूज किया था, तो आंसर विल बी द डोल्टन। ठीक है, तो यहाँ लिख दूंगा मैं, डोल्टन वाज द, इसका फर्स्ट पॉइंट, मतलब पॉइंट नहीं है, देखें, डोल्टन मैंने बताया भगवान है केमिस्ट्री का, 19 सेंचुरी के आसपास की बात है। डोल्टन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट, डोल्टन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट, अंडरलाइन कर ले, डोल्टन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज सिंबल्स in terms of figure for different elements, ठीक है। ध्यान रखें, डोल्टन क्या था? हमारे पास फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने क्या करा? सिंबल्स का यूज किया इन टर्म्स ऑफ फिगर्स। ध्यान रखें, फिगर में बनाया था, इन टर्म्स ऑफ फिगर फॉर डिफरेंट एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट्स के लिए अलग अलग। ये बात है लगभग 19 सेंचुरी की, 1850, ठीक है, आई थिंक। ठीक है, तो लगभग अपन 19 सेंचुरी याद कर लें, डेटा आपको याद नहीं करना है, ठीक है, फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक है, तो फिगर्स क्या क्या थे, तो फिगर्स में नोट डाउन करता हूं इधर कि कौन कौन से फिगर्स के लिए इन्होंने कौन कौन से फिगर्स बनाए, किसके लिए, कैसे याद रखा, देखते हैं। तो फिगर
सॉरी, जैसे हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, फर्स्ट बात करें हाइड्रोजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन के लिए इन्होंने जो डाल्टन ने जो फिगर बनाया वो क्या था, आप क्या बनाया, एक सर्कल मार्क कर दे बच्चों और उसके अंदर डॉट लगाते हैं, एक सर्कल मार्क कर दे और उसके अंदर क्या लगाते हैं, डॉट लगाते हैं। डाल्टन हमारा फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने सिंबल्स के बारे में बताया, ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन किया किसी भी एटम को लिखने के तरीके को। सेकंड, अगर मान लो आप कार्बन की बात करें, पुराने जमाने की बात है, कार्बन, ठीक है, इन्होंने क्या किया, एक फिगर बनाना है, फिगर ड्रॉ कर रहे हैं, इन्होंने क्या किया, एक सर्कल बनाया, एक सेकंड, इन्होंने क्या किया बच्चों, एक सर्कल बनाया, उसको ब्लैक कर दिया, सर्कल बनाया बच्चों, ये दिस इज ए फिगर ऑफ कार्बन। किसके फिगर है ये, डाल्टन के फिगर है। थर्ड, ठीक है, इन्होंने फॉस्फोरस बनाया। फॉस्फोरस का सिंबल इन्होंने क्या बनाया, एक सर्कल बनाया, सबसे पहले सर्कल तो बनाना ही है आपको, हर सर्कल बनाया, इस सर्कल में किसका मार्क कर दिया, मर्सटीज का साइन लगा देना, मर्सटीज, सिंबल ऑफ फॉस्फोरस, इसका है सिंबल ऑफ फॉस्फोरस, मर्सटीज का साइन बना दिया, ठीक है। ये अब आप देखो कि अलग अलग का अलग अलग साइन बना रहे हैं, तो ये हमारे लिए, आपको दिख भी रहा होगा बच्चा, कन्वीनियंट नहीं है, हमारे को रिमेंबर रखना ही हमारे लिए क्या है, डिफिकल्ट है। क्योंकि आप सोचो, हमारे अभी प्रेजेंट टाइम में 118 एलिमेंट है, 118 एलिमेंट फाइंड आउट हो चुके हैं, राइट। तो अगर 180 एलिमेंट्स का अगर डाल्टन के अकॉर्डिंग हम अलग अलग फिगर ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, उनकी अलग अलग फिगर को लर्न करना हमारे लिए क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आपको समझ में आ रही होगी चीज़ कि ये हमारे लिए क्या है, कन्वीनियंट नहीं है, इनको हम यूज़ नहीं करते हैं, बट फिर भी हमको लिखना तो है, दिस इज ए गिवन इन एनसीईआरटी। फॉस्फोरस हो गया, और बात करते हैं अपन, मर्क्यूरी की बात कर लेते हैं। मर्क्यूरी, एक सेकेंड, मर्क्यूरी की बात कर लेते हैं। तो मर्क्यूरी का जो सिंबल होता है, सर्कल मार्क करें बच्चों, इसमें इस तरह से डैश लगाते हैं, दिस इज सिंबल ऑफ मर्क्यूरी। और बात करते हैं जिंक, जड़न, जिंक का सिंबल उन्होंने क्या लिखा, सर्कल मार्क किया और लिख दिया ब्रैकेट में जड़न, ठीक है, सॉरी एन भी नहीं लिखा, जेड लिखा, एक सेकेंड, दिस इज सिंबल ऑफ जिंक। ऑक्सीजन, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑक्सीजन तो भूल ही गए अपन, ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है, सिंपल ओ, ठीक है, ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है, सिंपल ओ, ठीक है। और बात करते हैं सिल्वर, सिल्वर का सिंबल उन्होंने क्या लिखा, सर्कल मार्क किया और एस लिख दिया, क्या लिख दिया बच्चों, सिल्वर का सिंबल, सर्कल मार्क किया और इन्होंने क्या किया, 8 गोल्ड। जो एनसीईआरटी में वो तो आप लोगों को आना ही चाहिए, पर ठीक है, गोल्ड का सिंबल इन्होंने क्या करा, डैश डैश लगाया और बीच में लिख दिया जी। मतलब मर्क्यूरी और गोल्ड में केवल डिफरेंस इतना सा है कि मर्क्यूरी में कुछ नहीं लिखा होता, गोल्ड में जी लिखा होता है, गोल्ड का जी। लेड, नाइन्थ लेड, कुछ बच्चे इसको लीड बोलते हैं, लीड, दिस इज ए लेड, ठीक है, सर्कल मार्क किया उन्होंने, लेड का एल लगा दिया, ठीक है। नाइट्रोजन, 10th नंबर पे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का क्या लिखा, क्रॉस कर दिया, दिस इज नाइट्रोजन, ठीक है। 11 लिख देता हूँ मैं, लिख लो, नोट डाउन कर लो, 10, 11, ठीक है। और किसकी बात करें, प्लेटिनम, प्लेटिनम का सिंबल बच्चों ने क्या लिखा, सर्कल मार्क किया और पी लिख दिया, 12, नोट डाउन कर ले। ठीक है, कॉपर का सिंबल बच्चों ने क्या लिखा, सर्कल मार्क कर दिया, सी लिख दिया,
13। कॉपर के बाद वो देखते हैं सल्फर, प्लस का साइन, प्लस का साइन कहीं नहीं बनाया मैंने, सल्फर में क्या था, प्लस का साइन, राइट। ठीक है, ये इस तरह के बहुत सारे सिंबल्स हैं जिनको अलग अलग सिंबल्स को लर्न करना हमारे लिए। अब इन सिंबल्स का यूज करके हम कंपाउंड भी बना सकते हैं, ठीक है। जैसे समझना एग्जांपल, ठीक है, सिंबल का यूज करते हैं बच्चों। जैसे अगर आपने हाइड्रोजन ले लिया और ऑक्सीजन ले लिया, आपको वाटर का फॉर्मूला सबको पता है, फॉर्मूला ऑफ वाटर, वी नो दैट फॉर्मूला ऑफ वाटर आपको सबको पता होता है बच्चों, बचपन से पढ़ रहे हैं। क्या होता है, H2O, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, ठीक है, दिस इज ए राइट फॉर्मूला। बट अगर अकॉर्डिंग टू डाल्टन चलेंगे अपन, डाल्टन ने फिगर का यूज किया है, तो आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं बच्चों। हाइड्रोजन के कितने एटम है यहाँ पे, 2, और ऑक्सीजन का, तो हाइड्रोजन को ये है हमारे अकॉर्डिंग टू डाल्टन, लिख देते हैं ऊपर, अकॉर्डिंग टू डाल्टन। डाल्टन सर बोले, इज्जत दे डाल्टन बाबा को आप, डाल्टन साइंटिस्ट को आप इज्जत दे, डाल्टन सर, ठीक है, सैल्यूट करें इनको। फॉर्मूला ऑफ H2, देखिए हाइड्रोजन का डॉट और ऑक्सीजन को हमने लिखा, कितने हाइड्रोजन, 2, देखना अकॉर्डिंग टू डाल्टन, अकॉर्डिंग टू डाल्टन, ठीक है। देखिए ये हो गया, 3 एलिमेंट है, ठीक है, ऑक्सीजन बीच वाला है, हाइड्रोजन, तो इन्होंने क्या, देखो व्हाट, दिस इज फॉर्मूला ऑफ वाटर, वाटर, ये वाटर का फॉर्मूला हो गया। अगर आपने ये वाटर का फॉर्मूला हो गया, या और किसी और का बनाना चाहते हैं आप, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड, हम बात करें हाइड्रोजन सल्फाइड की, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड का बना सकते हैं। कितने हाइड्रोजन है बच्चों, ये रहा हाइड्रोजन, सल्फाइड का कहाँ है, सल्फाइड का मतलब है सल्फर, ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन सल्फाइड बना दो, ठीक है। सल्फर को हम इसी से लिखते हैं, सल्फाइड का मतलब सल्फर, तो बनाओ, ये देखो, हाँ, हाइड्रोजन सल्फाइड, 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड को किसे लिखते हैं, प्लस का साइन, दिस इज ए हाइड्रोजन सल्फाइड, राइट। अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड सब जानते हैं बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2, तो कार्बन ये रहा, ऑक्सीजन ये रहा, तो एक और फॉर्मूला बना लें, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, CO2, फॉर्मूला सबको पता होता है, CO2, राइट। तो C कितना है, C को किससे, अकॉर्डिंग टू डाल्टन की बात कर रहे हैं अपन, C क्या है, कार्बन, और O ये रहा, तो बना दो CO2 में, ये ऑक्सीजन के 2, कार्बन का बीच में, और ये, तो ये कार्बन हो गया हमारे पास, देख लो बच्चों, दिस इज ए अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स बच्चों। अब आप देख रहे होंगे कि इस तरह से फिगर को ड्रॉ करना हमारे लिए क्या है, डिफिकल्ट। अच्छा, फिगर को ड्रॉ करना तो आसान है, अरे चलो मान लेते हैं कि आसान है, बट इनकी अलग अलग फिगर्स को लर्न करना, अलग अलग एलिमेंट्स के, अलग अलग एटम के फिगर को लर्न करना हमारे लिए क्या है, डिफिकल्ट है। तो इस वजह से इनको दे आर नॉट यूज इन द मॉडर्न सिस्टम, लिख सकते हैं यहाँ पे एक नोट डाल के बच्चों कि दे आर नॉट यूज, दे इसलिए, सो देयरफॉर दे आर नॉट यूज्ड इन मॉडर्न सिस्टम, लिख सकते हैं देयरफॉर दे आर नॉट यूज्ड, दे आर नॉट यूज्ड, या इसको उठा देते एक सेकेंड, दे आर, एक सेकेंड, दे आर नॉट यूज्ड, they are not used in modern system, क्योंकि इसमें
रीजन क्या है बच्चों, रीजन केवल इतना सा है कि ये फिगर है, फिगर के अंदर एटम होता है, दिस इज एटम, मर्क्यूरी जिंक के सब एटम है। अब आपको पता है कि फिगर से कैसे ड्रॉ कर, किसे बताओगे इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ है, प्रोटॉन क्या है, ये हमको दिख ही नहीं रहा। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या था, दिस इज नॉट ए कन्वीनियंट मेथड। ठीक है सिस्टम, बिकॉज दिस इज नॉट कन्वीनियंट मेथड, कन्वीनियंट मेथड फॉर रिप्रेजेंटिंग द एलिमेंट, फॉर representing the element, because this is not a convenient method for representing the element. ठीक है, ओके। तो डॉल्टन ने जो फिगर यूज किए वो अगर कन्वीनियंट नहीं है हमारे लिए तो फिर क्या कन्वीनियंट है, पहली बात तो इनको यूज नहीं करेंगे तो किनको यूज करेंगे फिर, पहली बात तो अगर आप इनको यूज़ नहीं कर रहे हैं तो सर किसको यूज करेंगे, पहली बात तो फिर हम किसको यूज करेंगे। इसके बाद इन द मॉडर्न सिस्टम, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न सिस्टम, तो मॉडर्न सिस्टम में क्या आया बच्चों, बर्जीलियस आया। कौन आया, बर्जीलियस, जे बर्जीलियस, जे का मतलब है जोसेफ जॉन बर्जीलियस। साइंटिस्ट लोगों के नाम केवल बर्जीलियस याद रखें, जोसेफ जॉन को याद करने की जरूरत नहीं है। तो बर्जीलियस ने क्या किया, प्रपोज किया, बर्जीलियस प्रपोज द मॉडर्न सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटिंग एन एलिमेंट। तो इसके बाद फर्स्ट आया डाल्टन, इसके बाद आया हमारे पास मॉडर्न सिस्टम, बर्जीलियस, जे बर्जीलियस, मॉडर्न सिस्टम। मॉडर्न सिस्टम में हमारे पास कौन आया बच्चों, बर्जीलियस आया। कौन आया, बर्जीलियस आया। बर्जीलियस ने मॉडर्न सिस्टम प्रपोज किया। इनके 3 पोस्टुलेट्स थे जिन्होंने इनके बारे में बताया कि सिंबल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए बच्चों आपको फिगर्स को लर्न करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और इस तरह से हम बनाना हमारे लिए डिफ़िकल्ट है। तो इन्होंने इसको बहुत हद तक शॉर्ट आउट कर दिया प्रॉब्लम, बहुत हद तक। मॉडर्न देश में हम इसी को फॉलो करते हैं, जे बर्जीलियस बाबा को, इनको आपको सैल्यूट करना चाहिए। ठीक है, जिन्होंने इस तरह के कंसेप्ट को दिया। तो फर्स्ट इनके अकॉर्डिंग फर्स्ट क्या था, ये आपको लर्न करना है बच्चों। फर्स्ट पॉइंट था कि मॉडर्न सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको किसी भी एलिमेंट का नाम लिखना है तो उसके लिए आपको ABCD आनी जरूरी है। क्या आनी जरूरी है, ABCD। ठीक है, तो ABCD आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ पॉइंट्स आपको लर्न होनी चाहिए बच्चों। तो पॉइंट नंबर 1, इट वाज derived from the first name नहीं, first letter of English, name of the element, name of the element। First point, it was derived from the first letter of English name of the element। फर्स्ट लेटर का यूज किया इन्होंने इंग्लिश का। जैसे एग्जांपल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को हम किस तरह से लिखते हैं, H। इसका सिंबल क्या होगा, दिस इज सिंबल, और ये एलिमेंट। ठीक है, हाइड्रोजन का सिंबल फर्स्ट लेटर कौन है बच्चों, H है, तो इस लिख दिया। जैसे कार्बन, कार्बन का सिंबल C, फर्स्ट लेटर। ठीक है बच्चों, फर्स्ट लेटर क्या है हमारे पास, C है, तो कार्बन का सिंबल हमने क्या यूज किया, C। और देखते हैं बोरोन, बोरोन का सिंबल इन्होंने क्या यूज किया, B। क्या यूज किया बच्चों, B, फर्स्ट लेटर। दिस इज ए फर्स्ट लेटर ऑफ इंग्लिश नेम ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, और देख लेते हैं, हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, बोरोन हो गया।
ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, हाइड्रोजन, कार्बन एंड बोरोन। सेकेंड पॉइंट क्या लिखा था, इट वाज डिराइव्ड फ्रॉम, बाद में कुछ एलिमेंट की डिस्कवरी होती गई, 118 एलिमेंट फाइंड आउट हो चुके हैं, तो कुछ करेक्शंस भी आए, तो करेक्शंस को भी शॉर्ट आउट करने की कोशिश करी किन्होंने, बर्जीलियस ने। उन्होंने बोला इट इज डिराइव्ड फ्रॉम फर्स्ट लेटर and another significant letter and another significant letter of English name of element। ठीक है, नेम ऑफ एलिमेंट्स देखें, देखें फर्स्ट नेम, कुछ एलिमेंट जैसे एग्जांपल, जैसे आपको दे दिया ब्रोमीन, ब्रोमीन या ब्रोमाइन, तो बी तो सिंबल हो ही सकता, बी तो सिंबल हो नहीं सकता ना, बी तो बोरोन हो, क्योंकि बोरोन पहले डिस्कवर हो चुका था फर्स्ट लेटर, तो फिर क्या सिंबल यूज करेंगे, ब्रो, बी आर। जैसे आपसे देगा बेरिलियम, बी आर, बेरिलियम, LIUM, बेरिलियम। अब बोरोन तो पहले, क्योंकि बोरोन तो पहले आ चुका है बी, तो फिर अनदर सिग्निफिकेंट लेटर कौन हुआ, ई, इसका सिंबल क्या होगा, बी ए, क्या होगा, अनदर सिग्निफिकेंट। अब जैसे कार्बन आ गया, एक होता है कैल्शियम, कैल्शियम। अब कार्बन पहले डिस्कवर हो चुका था बच्चों, तो कार्बन का सिंबल, अगर कैल्शियम का सिंबल भी आप फर्स्ट लेटर लिखोगे सी, तो सी, कार्बन और कैल्शियम में डिफरेंस है, तो दोनों का सिंबल क्या हो सकता है, सेम नहीं हो सकता, तो इसलिए बर्जीलियस ने एक और सिग्निफिकेंट लेटर यूज किया, तो सी के बाद कौन आ रहा है बच्चों, ए, तो इसका सिंबल क्या हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आर्गन, आर्गन का सिंबल क्या हो जाएगा, AR, दैट इज सिंबल ऑफ आर्गन, राइट। और देख लेते हैं, ठीक है, ये सिंपल थर्ड पॉइंट, ठीक है। कुछ बर्जीलियस ने कुछ एलिमेंट्स के नाम लैटिन वर्ड पे रखे, लैटिन और ग्रीक वर्ड पे रखे, ठीक है। तो इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द सम एलिमेंट्स नेम, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड नेम ऑफ द एलिमेंट, नेम ऑफ द एलिमेंट्स, ठीक है। कुछ इन्होंने किस पे रखे, लैटिन वर्ड पे रखे, तीन कंडीशन बताई थी इन्होंने, फर्स्ट इंग्लिश लेटर, फर्स्ट नेम, सेकंड फर्स्ट एंड सेकंड दोनों, जैसे AR, बेरिलियम, BR, ठीक है। थर्ड, कुछ लैटिन वर्ड, जैसे आप देखें लैटिन वर्ड देखते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा केलियम, पोटेशियम, पोटेशियम का नाम सुना होगा पोटाशियम, पोटेशियम, पोटेशियम का लैटिन वर्ड है, यहाँ लैटिन लिख देते हैं, लैटिन नेम, ये एलिमेंट और सिंबल, ठीक है। पोटेशियम डेराइव्ड हुआ है लैटिन वर्ड केलियम, केलियम, इसका सिंबल होता है के, पोटेशियम का सिंबल बच्चों क्या होता है, के। और बात करें सोडियम, नाम जानते हैं आप, सोडियम, सोडियम लिया गया है नेट्रियम से, नेट्रियम, उसका सिंबल होगा N, ठीक है। N नहीं हो सकता है क्योंकि N नाइट्रोजन होता है, ठीक है। N नहीं हो सकता है बच्चों क्योंकि N नाइट्रोजन होता है और नाइट्रोजन पहले डिस्कवर हो चुका था, इसलिए N रख दिया, तो है ना। अब सर सोडियम का सिंबल S हो सकता है, नहीं, सोडियम का सिंबल S नहीं हो सकता क्योंकि सल्फर होता है, सल्फर का सिंबल क्या होता है, S होता है। तो कुछ सिंबल्स नेट्रियम से डिराइव्ड हुआ है। और देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे लिख लेना बच्चों, अगर आप लिखना चाहें सम इम्पोर्ट, इसमें यहाँ पे लिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं आप कि नाइट्रोजन
क्या क्या होता है N, सल्फर का क्या होता है S, ठीक है, लिख सकते हैं। तो सोडियम, नाइट्रियम, ठीक है। और देख लेते हैं मर्क्यूरी, मर्क्यूरी इसको लिया गया हाइड्राजीरम, हाइड्रा YGRUM, हाइड्राजीरम, ठीक है, हाइड्रेजियम। तो इसका सिंबल होता है Hg, मतलब ये वाला H और ये वाला H, ठीक है, हाइड्राजीरम। GY, इसकी स्पेलिंग थोड़ा सा चेंज कर लें बच्चों। ये आएगा यहाँ पे G पे से आएगा Y आएगा, ज़िरम, हाइड्राजीरम, स्पेलिंग का ध्यान रखें। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं जिनको इन्होंने लैटिन नेम पे रखा, ठीक है। आगे देखते हैं, और भी एलिमेंट है बच्चों जो इंपॉर्टेंट्स होते हैं, वो हम पहले बात कर लेते हैं। और बता देता हूँ एक दो और, जैसे आयरन, आयरन डिराइव्ड हुआ है फेरम, FeRRUM, तो सिंबल होता है Fe। कॉपर, कॉपर डिराइव्ड हुआ है लैटिन वर्ड क्यूप्रम, तो सिंबल होता है Cu। CO नहीं होता है सिंबल, कार्बन का सिंबल C होता है, CO दैट इज द सिंबल ऑफ कोबाल्ट। बच्चों अगर आपने CO लिख दिया, कॉपर का सिंबल CO लिख दिया, सिंबल ऑफ, ये अगर C स्मॉल o, दिस इज सिंबल ऑफ कोबाल्ट, ठीक है, दिस इज सिंबल ऑफ कोबाल्ट। ध्यान रखें, एक एक चीज का रीजन पता होना चाहिए, ठीक है। और लिख लेते हैं अपन, जैसे अर्जेंटम, सिल्वर, सिल्वर डिराइव्ड हुआ है अर्जेंटम, अर्जेंटम, ठीक है। अब A और R तो नहीं हो सकता, S हो नहीं सकता, S होता है सल्फर का, ठीक है। अगर आपने S लिख दिया, सिल्वर का सिंबल S रख दिया, तो सिल्वर का सिंबल S नहीं होता है। सोचो आप, सिल्वर का सिंबल S नहीं होता, S किसका सिंबल होता है, सल्फर का। सर मैं I रख देता हूँ, नहीं, SI होता है सिलिकॉन का। अगर आपने लिख देते हैं SI, दैट इज सिंबल ऑफ सिलिकॉन, ठीक है। अगर सर इसमें जाऊं लैटिन नेम में, सर A कुछ होता नहीं है, AR तो होता है आर्गन का, AR किसका होता है, आर्गन का, तो फिर Ag की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, Ag। सिल्वर का सिंबल क्या होता है, Ag। गोल्ड इसे लिया गया ओरम, ठीक है, तो AU गोल्ड, ठीक है, AU लिख लिया, गोल्ड का सिंबल AU होता है। और लेड, लेड क्या है, प्लम्बम, प्लम्बम BUM, और लेड का सिंबल LE नहीं होता, कुछ नहीं होता, प्लम्बम, सॉरी P, ये वाला P और ये वाला प्लम्बम, लेड का सिंबल होता है प्लम्बम। कॉपर होगा, लेड, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉपर, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, लेड, इनके सिंबल्स आपको यू जस्ट हैव मगअप, सिंबल्स सबको आपको याद होने चाहिए, यू जस्ट हैव मगअप दिस सिंबल्स, ठीक है। और देख लेते हैं एक लास्ट, देख लेते हैं अपन टिन, टिन डिराइव्ड हुआ है STBM, तो इसका सिंबल होता है S और B को मिला के टिन, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये पांचों आपके पास क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट हैव मगअप, जस्ट हैव मगअप, ये सारे सिंबल्स आपको लर्न होने चाहिए कि फेरम, ठीक है, आयरन फेरम Fe, कॉपर Cu, ठीक है, Ag AU, PB और एंटीमनी, ठीक है। टिन, सॉरी ये टिन का सिंबल SN होता है, सॉरी उल्टा लिख दिया बच्चों, इसको थोड़ा सा काट देते हैं एक सेकेंड। टिन दैट इज द डिराइव्ड फ्रॉम द स्टेनम, तो SN होगा। और जो मैंने लिखा था वो एंटीमनी का सिंबल था, एंटी मनी, ठीक है, एंटीमनी लिया है STBM से, STBM, तो एंटीमनी का सिंबल होता है SB, ये रहा S और ये भी स्टेनम SN, ये वाला भी याद रखें। थोड़ा सा करेक्शन कर लें बच्चों, क्योंकि टिन का सिंबल होता है SN
और एंटीमनी का सिंबल होता है Sb। वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर फॉर दिस। ठीक है, तो इनका सिग्निफिकेंस क्या है बच्चों, इनका सिग्निफिकेंस क्या है, उन सिग्निफिकेंस को चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ सिंबल्स। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है सिंबल्स के? फर्स्ट, रिप्रेजेंट द नेम ऑफ एलिमेंट। जैसे कि एग्जांपल हाइड्रोजन, सिंबल क्या होगा? H। सेकेंड, रिप्रेजेंट द वन एटम ऑफ एलिमेंट, एक ही एटम है। ठीक है, एटम तो एक ही ना है। रिप्रेजेंट द नेम ऑफ एलिमेंट। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोजन, सॉरी इट इज रिप्रेजेंट द वन एटम ऑफ, सॉरी वन एटम ऑफ द एलिमेंट, वन एटम ऑफ द एलिमेंट। हाइड्रोजन का एक एटम है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना एटम है? एक एटम है, क्योंकि नंबर 1 है ना, तो एटम। थर्ड पॉइंट, रिप्रेजेंट द 1 मोल ऑफ एटम, रिप्रेजेंट द 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट या एटम, जो भी लिखना चाहे। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंट द 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट। देखो हाइड्रोजन है, तो इसको आगे डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में, लास्ट में पार्ट आएगा अपने पास मोल कंसेप्ट, तो वहाँ पे डील करेंगे 1 मोल का मतलब क्या होता है। बता देता हूँ, मतलब हाइड्रोजन के यहाँ पे कितने मोल है? कुछ दिख रहा है क्या हाइड्रोजन के आगे पीछे? कुछ नहीं दिख रहा, तो अपन क्या मान सकते हैं? 1 मोल। तो 1 मोल की जो वैल्यू होती है वो आप अभी लर्न कर ले थोड़े टाइम के लिए, 6.023 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, 6.023 इंटू 10 की पावर 23। अभी यू जस्ट हैव मगअप, वेरी इंपॉर्टेंट, 5 स्टार लगा ले, ये आपको पता भी होना चाहिए। आती कैसे हैं वो डिस्कस बाद में करेंगे, बट आपको लर्न होनी चाहिए। जैसे 1 डजन की वैल्यू आपको पता होती है 12 होती है, वैसे ही 1 मोल केमिस्ट्री में 6.023 इंटू 10 की पावर 23 होता है। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट, रिप्रेजेंट द एटॉमिक मास ऑफ दिस एलिमेंट। फोर्थ पॉइंट क्या होगा? रिप्रेजेंट द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, हाइड्रोजन का मास, एग्जांपल एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है? 1। ठीक है, कैसे होता है वो आगे डिस्कस करेंगे। तो आपको पता लगे सिंबल्स के सिग्निफिकेंस क्या है। एक तो एलिमेंट का नाम बताता है, एलिमेंट के वन एटम बताता है कि एटम है कि मॉलिक्यूल्स है। यहाँ पे सिंगल दिया हुआ है तो एटम बात करेंगे। ठीक है, इस हाइड्रोजन के 1 एटम को 1 मोल भी लिख सकते हैं, वो आगे डिस्कस करेंगे चैप्टर में कि 1 मोल मतलब इसके कितने मोल है? 1 मोल है। 1 मोल की वैल्यू इतनी होती है, मगअप करनी है आपको 6.023 इंटू 10 की पावर 23। बच्चों के ये डाउट आते हैं इसमें, इस तरह हम इस चीज़ को लर्न कैसे करें? क्यों? आपको ये पता नहीं कि 1 डजन की वैल्यू कितनी होती है? 12 होती है, 12 यूनिट्स होती हैं। वैसे 1 मोल की केमिस्ट्री में वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10 की पावर 23। रिप्रेजेंट द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हमने सिंबल्स पढ़ लिए हैं और इंट्रोडक्टिव पार्ट पढ़ लिया है और एटम के बारे में पढ़ लिया है। अब एटम किस तरह की फॉर्म में कैसे एग्जिस्ट करता है तो इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।